हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम लोगों के द्वारा बोधियागा स्टडी के द्वारा अभी हम लोगों का चलाया जा रहा है मैथ का सेक्शन। तो आप सभी लोग ज़रूर हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को देख रहे होंगे। तो आज का हम लोग का सेशन मैथ में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आपका चैप्टर हो जाता है परसेंटेज। तो आप सभी लोग इसे ज़रूर देखेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को चालू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में, आपका सेशन है परसेंटेज। तो आज का हम लोग का सेशन मैथ का है परसेंटेज। तो शुरुआत करते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज है क्या, प्रतिशत है क्या। तो परसेंटेज मतलब प्रतिशत मीन्स होता है प्रत्येक 100 रुपये पर क्या होता है, प्रत्येक 100 रुपये पर। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। वैसा भिन्न जिसका हर जो है 100 हो वह क्या कहलाएगा, तो वह अंश प्रतिशत कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, तो वो अंश प्रतिशत कहलाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो परसेंटेज वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो वह क्या कहलाएगा, अंश प्रतिशत कहलाएगा। जैसे इसे किस रूप में लिख सकते हैं, n/100 के रूप में लिख सकते हैं। n/100 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे n का परसेंटेज, ठीक है, 3/100 को 3% बोल सकते हैं, 4/100 को 4% कह सकते हैं। चलिए, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आगे है, आगे बात कर लेते हैं। प्रतिशत को पढ़ते हैं, परसेंटेज को कैसे परसेंटेज को पढ़ते हैं प्रतिशत, यानी परसेंट बोलते हैं। 1/100 के रूप में होता है। सिंबल इसका कैसा है देख सकते हैं, आपका सिंबल परसेंटेज का सिंबल है ये भिन्न गुना 100 प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ से प्रश्न में अगर आपसे प्रश्न में पूछेगा, यहाँ गिवन मतलब दिया रहे प्रश्न में, और जो पूछे, अब कैसे दिया रहेगा, कैसे पूछेगा, आइए जानेंगे। तो पूछेगा शुरू से बाद वाला का, मतलब पूछा कि कोई व्यक्ति का, अभी मान लिया जाए किसी गांव की जनसंख्या 1000 है, तो बताएं कि और वह लगातार 20% की दर से वृद्धि हो रही है, तो बताइए 2 साल के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो ये आपका सीधा हुआ। तो शुरू होल वैल्यू सीधा, बाद वाला से पूछता है, यही आपका पूछ देगा किसी गांव की जनसंख्या 1000 है और 20% की दर से बढ़ रही है, लेकिन 2 साल पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ये हो जाएगा होल वैल्यू उल्टा। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ये हम आपको आने वाले प्रश्न में अभी बताएंगे। चलिए, अगर सीपी बोलता है तो सीपी से एसपी लाना है तो होल वैल्यू सीधा, मूलधन से मिश्रधन लाना है तो होल वैल्यू सीधा, एमपी से एसपी लाना है तो होल वैल्यू सीधा। ठीक है, अब ये होल वैल्यू क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये होल वैल्यू कौन सी चीज़ है, तो आप देख लिए 100% को हमने एक माना, टोटल डिनोट्स बराबर 1 होता है, तो 100% को एक कह सकते हैं। ठीक है, कैसे एक होगा, तो देखिए 100% के बदले बट्टा में 100, दोनों कट गया, एक हो गया, तो आप टोटल डिनोट्स बराबर 1 कह सकते हैं। ठीक है, 50% तो हाफ 1/2, 25% तो 1/4, 12.5% तो 1/8। ठीक है, 12.5% कैसे आया, 12.5% 1/8 कैसे आता है, तो आप देख लीजिए, 12 दूनी 24, 25/2, परसेंट के बदले 100, 25 चौका 100, अब होगा 1/8 आया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 6.1/4 तो इसे 1/16 कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आगे है, आगे थोड़ा देख लेते हैं। 33.5%, 33.1/3%, तो 1/3 हो जाएगा,
66.2/3%, तो 2/3 हो जाएगा। आगे है 16.2/3%, तो 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ से बोलेगा कमी या फिर वृद्धि, तो आपको कैसे करना है। अगर कह देता है कि 20% वृद्धि या फिर लाभ या फिर बढ़ोतरी या फिर अधिक, तो 20% वृद्धि यानी 100 में 20% एक्स्ट्रा, तो 120, 120 बटा नीचे ही परसेंट के बदले 100 लिखिएगा, तो 20 छक्का 20 से 20×5 = 100, 6/5 आपका आ जाएगा। ठीक है। बोला 30% कमी या फिर हानि या फिर छूट, तो 30% छूट यानी 70%, कितना में, 100 में, 0 से 0 कट गया, 7/10 आपका आ गया। ठीक है। अब आगे है वृद्धि या फिर कमी, 10% वृद्धि तो 11/10, 20% कमी तो 4/5, 20% कमी तो 80, 80/100, 4/5, 12.5% की कमी 1/8 होता है। 12.5% कमी बोला तो इसमें घटा दीजिएगा 1/8, 1/8 में 1 घटा दीजिएगा तो 7/8 हो जाएगा। ठीक है। अगला है 33.1/3 की कमी, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है। 66.2/3 वृद्धि, तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे है, कहता है ए बी का कितना प्रतिशत है। ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, तो अगर जो आपसे पूछता है, पूछे जो ऊपर और तुलना करे नीचे, पूछे जो ऊपर तुलना करे नीचे, इसमें देखिए का सटा हुआ है, बी में का सटा हुआ है, जिसके ऊपर में का से के की सटा रहेगा उसका सटलकी के मान नीचे हो जाएगा। तो देखिए बी में सटा है तो बी का नीचे लिख देंगे। तो इसे कैसे रूप में लिख सकते हैं, तो a/b गुना 100 लिख सकते हैं। ठीक है। अब कहता है 20-30 का कितना परसेंट, 30 का, 30 नीचे हो जाएगा तो आपका 200/3। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे आ जाता है ए बी फॉर्मूला। ये आपका ए बी फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ये क्या है ए बी फॉर्मूला। तो ए बी फॉर्मूला का कौन कौन किस किस रूप में लगता है ए बी फॉर्मूला, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या है ये ए बी फॉर्मूला। तो ए बी फॉर्मूला होता है a+a+b+ab/100, a+b+ab/100। ठीक है। क्या होता है, a+b+ab/100। अगर प्लस में आ जाए आपका आंसर तो वृद्धि दिखाएगा, अगर माइनस में आ जाए तो कमी दिखाएगा। अगला है दो, ये ए बी फॉर्मूला कैसे किस रूप में किसके साथ प्रयोग किया जाएगा, तो देख लीजिए। अगर कोई दो कंटिन्यू घटना है, तो अगर कोई दो कंटिन्यू घटना है तो कंटिन्यू घटना के केस में किसका प्रयोग करेंगे, तो ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे। दूसरा है किस में और प्रयोग करेंगे, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करने के लिए ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव को ज्ञात करने के लिए ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, प्रतिशत, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करने के लिए ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। दो कंटिन्यू घटना के केस में ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगला है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर दिया गया हो तो उसमें ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला है धोखा धोखी के केस में तो ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए अगला है यदि दो चीज के गुना करके प्राप्त गुणनफल में, दो चीजों का गुना करके प्राप्त गुणनफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करना हो तो ए बी फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कुल धन बराबर दर्शक गुना मूल्य। चलिए तो अब आगे ध्यान रखिएगा, ये आपको हमने बताया यदि दो चीज़ों के गुना करके प्राप्त गुणनफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करना हो तो ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ और फॉर्मूला हैं, ये आपके आगे आ रहे हैं जो प्रश्न है उसमें आपका काम देगा। तो अगला है पास बराबर क्या होगा, तो पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। अब ये कहाँ लगेगा पास, कहाँ लगेगा
नहीं लगेगा। अगर अगर आपको ज़्यादा आप यहाँ करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि प्लस और माइनस कट जाएगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जितना बताया गया है उतना ही करना है, ठीक है। अगला है फेल बराबर। फेल बराबर क्या हो जाएगा? फेल प्लस फेल माइनस फेल। चलिए अगला फॉर्मूला कुछ देख लीजिए। परजेंट रेट की बात करें तो परजेंट रेट क्या क्या होगा फॉर्मूला, ये आपके आगे आएंगे प्रश्न, जो कि उसमें आपके लिए बेहद आसान होंगे। तो पहले आप फॉर्मूला वगैरह भी कुछ देख लीजिए। तो परजेंट रेट का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर में रुपया, नीचे में वस्तु, और गुना प्रतिशत होल वैल्यू का, ठीक है। तो परजेंट रेट बराबर होता है ऊपर में रुपया नीचे में वस्तु। परजेंट रेट बराबर होता है ऊपर में रुपया नीचे में वस्तु और गुना प्रतिशत होल वैल्यू का, ठीक है। और अगर इसी में पूछता है पूर्व रेट, तो पूर्व रेट क्या होगा? तो पहले आपको वर्तमान रेट निकालना होगा, उसके बाद होल वैल्यू का उल्टा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? होल वैल्यू का उल्टा। अब ये कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, आपको अभी पता चल जाएगा। जब आपके प्रश्न अभी आएंगे तो पता चल जाएगा। ये कुछ प्रश्न हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद और भी प्रश्नों पे आते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। 35% छात्र पास हुए, तो और प्रतिशत में 35% छात्र पास हुए और 400 अंक में 455 विद्यार्थी जो हैं फेल कर गए। तो बताइए कितने छात्र ने परीक्षा दिया? टोटल छात्र यहाँ निकालने की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पहले देख लीजिए। यहाँ दिया है अंक में, यहाँ दिया है पास वाला का, प्रतिशत में पास वाला का दिया है, और अंक में दिया है फेल वाला का, और पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट कितना थे, परीक्षा दिए थे। तो आप यहाँ से देखिए 65% छात्रों ने पास किया, तो फेल कितना किया? तो 65% ने किया। 35% पास, टोटल हमने 100% माना है, तो 35% पास है, तो फेल कितना है? 65%। तो 65% बराबर आपका 455। इधर भी फेल और इधर भी फेल, फेल बराबर फेल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से काट दीजिए, 13 पचे 65, और ये 13 से कट जाएगा, ठीक है, 35 बार में। और इसके बाद 35 से यहाँ काट दीजिए 7, आपका एक बराबर आ जाएगा 700, ठीक है। तो ये आपका यहाँ बना हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। 65 बराबर 455, 65 13 पचे 65, और यहाँ अलग 13 से ही कटा 35 बार में, ठीक है। और फिर 5 से काट दीजिए, 7 पचे 35, और एक का मान 7, ये प्रतिशत के बदले डबल जीरो, यानी टोटल कुल छात्र कितने कितने छात्रों ने परीक्षा दिया? 700। चलिए अगला है 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य एक्स पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 30%, लाभ 25% है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 गुना सीपी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रॉफिट लॉस में भी बताएंगे हम। तो 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य एक्स पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 गुना सीपी बराबर एक्स गुना एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब यहाँ तिरछा तिरछी कर दिए, इकर सटल की ओकर, उसका सटल की ओकर। तो सीपी का मान कितना आ जाएगा? सीपी एक्स आ जाएगा। एसपी कितना है? एसपी 20 है, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए, तो x का मान निकाल दीजिए। तो x गुना कह रहा है 25% लाभ, तो 125/100, 125/100, और बराबर इधर 20 हो जाएगा। अब काट दीजिए यहाँ से, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 5 चौका 20, 4 चौका 16, x बराबर आपका मान कितना आ जाएगा? 16। तो आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है। अगला प्रश्न है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर
33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़ा बेचने के मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए कपड़ा कितना था टोटल, 33 मीटर, ठीक है, और उसे 11 मीटर बेचने के बराबर लाभ होता है, तो आपका लाभ इसका कितना होता है, इसका लाभ होता है 11 घटा दीजिए, यानी इसका सीपी कितना था 22, सीपी कितना था ये 22, और इसको बेचने के बाद लाभ 11 हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये एसपी हो गया, तो आपका यहाँ लिखना है, ऊपर में लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो, और नीचे में सीपी लिखाएगा, 22, 33 में से 11 घटेगा 33, तो आपका उसका बेचने के बाद आया एसपी है, और उसमें से भी लाभ आया 11 को लाभ हुआ, तो सीपी कितना था 22 को था, तभी तो लाभ आया, ठीक है। तो यहाँ गुना 100 कर दीजिए, 11 दूनी 22 और 2 से इधर 50% आपका उत्तर। प्रश्न है आपका, एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं, 30% अंक जो है प्राप्त उसे होता है, कितना अंक प्राप्त होता है 30%, तो ध्यान रख लेंगे कितना अंक प्राप्त होता है 30%, 30 अंक प्राप्त होता है, लेकिन 5 अंकों से वह फेल हो जाता है। 30 अंक तो प्राप्त होता है, 30% अंक जो है उसे प्राप्त होता है, लेकिन क्या होता है कि 5 अंकों से वह फेल कर जाता है, जबकि एक अन्य दूसरा उम्मीदवार जो है 40% अंक लाता है और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक ले आता है, तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होंगे। देखिए तो यहाँ आपको करना है कि प्रतिशत वाला जो है, यहाँ प्रतिशत है और यहाँ प्रतिशत है, तो प्रतिशत वाला घटता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रतिशत वाला घटता है, तो 40 में से 30 जाएगा, आ जाएगा 10, तो 10% लिख दिए। और इसके बाद अंकों वाला है, 2 रंग है, तो एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, तो 2 रंग है, प्लस माइनस 2 रंग है, तो 2 रंग है, तो जोड़ के, अगर एक रंग रहता तो घटा के, एक रंग का मतलब कलर वाला नहीं समझे, मतलब यहाँ चिन्ह की बात की हो रही है। 5 कम है, फेल है यानी कम ही है, और 10 अधिक है यानी प्लस है, ठीक है। तो 2 रंग है, तो 2 रंग जोड़ दीजिए, तो 10% बराबर आपका 15, और प्रतिशत के बदले इधर 100 लिख दीजिए, और 0 से 0 इधर कट जाएगा, 1 बराबर आपका 150 आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आ जाता है, एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, एक कक्षा में 70% छात्र जो हैं क्या पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, और 40% जो छात्र लड़के हैं और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती है, तो कितने प्रतिशत जो लड़के हैं वो हिंदी पढ़ते हैं। तो मान लिया जाए कि हमने स्टूडेंट माना 100, स्टूडेंट में तो बॉयज़ एंड गर्ल दोनों आ जाते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट हमने माना 100, और कितना लड़के हैं, तो 40% लड़के हैं, तो 40% लड़के हैं, 100 गो में तो 60 गो लड़कियां हैं, ठीक है, यहाँ से आपका निकल गया। अब कह रहा है कि 20% लड़कियाँ जो है हिंदी नहीं पढ़ती है, 20% लड़कियाँ जो है हिंदी नहीं पढ़ती है, तो आपका 80% लड़कियाँ हिंदी पढ़ती है, तो हिंदी पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो टोटल लड़की कितना है 60, और 80 लड़कियाँ पढ़ती है हिंदी, और उस प्रतिशत के बदले नीचे 100, तो कितना लड़कियां पढ़ती है, 8 छके 48 लड़की हिंदी पढ़ती है, और टोटल कक्षा में 70
हिंदी पढ़ते हैं तो 70 में 48 घटा देंगे तो 22% लड़के जो हैं हिंदी पढ़ते हैं। तो आपका यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ 100 हमने माना छात्र, छात्र कितने हैं, कुल स्टूडेंट यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, छात्र है यहाँ 40 हैं तो छात्रा कितनी होगी, 60 हो जाएंगे। 80%, 80% मतलब 20% यहाँ लड़कियाँ हिंदी नहीं पढ़ती है तो पढ़ती कितना है, 80% पढ़ती है। और इधर संख्या में कितना है इनकी, तो इनकी संख्या 60 है और हिंदी पढ़ती कितना है, 80। तो इसको निकाल लेंगे कितना लोग टोटल पढ़ती है, तो 60 गुना 80 बटा 100, 48 लड़कियां जो है हिंदी पढ़ती हैं। और तो कितना लड़का हिंदी पढ़ता है, तो टोटल 70 को पढ़ता है स्टूडेंट। तो 70 में आपका 48 घटा दीजिए तो आपका 22 लड़का जो है हिंदी पढ़ता है। ठीक है, चलिए अभी आपको हम बताएं एवी फॉर्मूला। तो एवी फॉर्मूला पे कैसे, मतलब अभी आपको बताए थे a+v+ab/100, तो उस पे आधारित आपका प्रश्न देखिए आ गया। उस पे आधारित आपका प्रश्न आ गया, कहता है कि यदि किसी आयत में 10% की वृद्धि की जाती है, आयत की लंबाई में, यहाँ शायद लंबाई होगा, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है एवं चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो बताएं कि क्षेत्रफल में इसका प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए आपका a+b+ab/100, तो 10 + 20 + 10 गुना 20/100 आपका 32% आपका उत्तर आ जाएगा। या फिर सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं, एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, दिया 10% वृद्धि तो 11/10, 20% वृद्धि तो 6/5। ठीक है, गुना और -1 कीजिए, -1 और इसके बाद गुना कर दीजिए तो आपका कैलकुलेशन करने के बाद भी यही आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा आसान आपका यही रहेगा, ज़्यादा आसान आपका ये भी फॉर्मूला पे ही रहेगा। चलिए इसको शॉर्ट में हमने बना दिया है, उतना बड़ा क्वेश्चन लिखने से अच्छा है। 5% की वृद्धि होता है, दूसरे का में 20% की कमी होता है। ठीक है, तो आप बताइए एरिया, तो यहाँ से भी फॉर्मूला लगा दीजिए, 5% वृद्धि तो a+5 20% की कमी, तो कमी है तो माइनस लिखाएगा और इधर प्लस इधर माइनस, बीच में माइनस हो जाएगा और गुना 5 गुना 20/100 आपका उत्तर आ जाएगा 16%। 16% आपको पता होना चाहिए। यहाँ 16% कैसे आया, आपको अगर नहीं पता चला हो तो बता देते हैं। 20 25 100 कटा 5 बार में और यहाँ 5 से 5 कट गया तो 1 बचा और इधर +5 और इधर -20 तो -15 और -1, 1 कितना हो गया, -16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका माइनस में आ जाएगा, -16 यानी क्या दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है 10% की कमी 15% की वृद्धि, लगा दीजिए फॉर्मूला ए बी फॉर्मूला। तो -10 है, ए की जगह -10, आपको पता तो चल रहा है ना, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दें a+b+ab/100। ठीक है, ए के जगह पे -10 प्लस बी के जगह पे 15 और प्लस माइनस बीच में माइनस हो जाएगा और 10 गुना 15/100 कैलकुलेशन करने के बाद आपका 3.5% वृद्धि, प्लस में आया तो वृद्धि। चलिए अगला आ जाता है आपका 10% कमी 20% भी कमी, तो बस दोनों फॉर्मूला लगा दीजिए, a+b+ab/100, माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ और आपका माइनस क्या बता रहा है, कमी बताता है, तो -28% आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि किया गया,
तो इसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बस ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए, 50 + 50 गुना 50/100। आपका कैलकुलेशन करने के बाद 125% वृद्धि आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला है एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 20% की वृद्धि की गई और उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया, 32% तो वृद्धि हुई। तो बताएं कि उसकी ऊंचाई, बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए। ए बी आपका क्षेत्रफल मान दे चुका है और एक का मान दे दिया, दूसरा का पूछा है, तो बस मान बैठा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 32% बराबर +20 और इसको x मान लीजिए, 32 + 20, यहाँ से फॉर्मूला लगा दीजिए, a + b + ab/100, 20 × 100 यहाँ कट जाएगा, 20 × 100। ठीक है, अब यहाँ करने के बाद आपका 6x/5 आ जाएगा। यहाँ पे इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये 20 है जो इधर चल जाएगा तो 12 बच जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 10। ठीक है, चलिए अगला कुछ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 10%, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि किया गया एवं चौड़ाई अपरिवर्तित रहे तो ऐसा, तो बताएं कि उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। यदि केवल एक डायमेंशनल दिया है, एक डायमेंशनल में वृद्धि या फिर कमी कर रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो डायमेंशनल में होगा वही उत्तर 10% ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न देख लीजिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि की गई और तो एरिया में क्या प्रभाव होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस 5% ही उत्तर आ जाएगा। प्रभाव दोनों में बदलाव होना चाहिए, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। ठीक है, एक केवल एक डायमेंशनल में नहीं। अगला है एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई 20% घटाया गया तो आप इसका आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लगा दीजिए a + b + ab/100। तो a 20% बढ़ाया, 20% घटाया, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20/100, 0 से 0 काट दीजिए और यहाँ पे आपका +20 -20 कट गया, -4 आ जाएगा। तो -4% क्या दिखा रहा है, आपका कमी। ठीक है, तो या ये फॉर्मूला पे भी लगा सकते हैं। अगर दोनों का अंक समान है तो 20 गुना 20/100 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, अगला ये थोड़ा सा अलग है, ये भी पर नहीं है, ये अलग फॉर्मूला पे है, देख सकते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि किया जाए। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो ऊंचाई में कितना वृद्धि कर रहा है, तो 20%। तो उसके आधार में कितना प्रतिशत की कमी किया जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला है, जो दिखे उसी को लिखिए और एक में बढ़ाया दूसरा में घटाया। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ऊपर में 20 और बढ़ाया कितना 120 कर दीजिए गुना 100, 20 छक्का 20 से आपका 16.2/3 आपका उत्तर आ जाएगा। एक जो दिखे उसी को लिखें, 20% वृद्धि किया, 20/120 गुना 100 कर दीजिए, आपका उत्तर। एक में बढ़ाया दूसरा में घटाया, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अगला है ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बताएं कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। 20% कमी, 20 100 में कितना कम, 20 कीजिए तो 80, 20/80 गुना 100 आपका 25% उत्तर। अगला है यदि ब्याज की कीमत में 10% की वृद्धि किया तो गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी की खर्च करे कि खर्च जो है आप परिवर्तित रहे। तो 10% बढ़ाया, 10/110 लिख दीजिए गुना 100 कर दीजिए, 9.1/11 आपका उत्तर। अगला प्रश्न है चीनी की कीमत में 25% की घटोतरी की गई तो बताएं कि उपभोक्ता को कितने % की कमी की या वृद्धि करे कि खर्च जो है आप परिवर्तित रहे। तो ये आपका ऐसे प्रश्न रहेंगे, 25% कमी, 25 लिख दीजिए बटा 75 गुना 100, 33.1/3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, ये आपका आ गया वर्तमान मूल्य और पूर्व मूल्य जो हम आपको बताए, पूर्व मूल्य जो आपको हम बताए थे। तो आप यहाँ से बना सकते हैं। कह रहा है परवल के दाम में 25% की वृद्धि हो जाने से 100 रुपया में 1 किलो कम परवल खरीद पाता है। तो बताएं कि परवल का प्रारंभिक मूल्य क्या था और वर्तमान मूल्य क्या है। तो आप यहाँ से लगा दीजिए। आपका बोला क्या है प्रश्न में, तो आपका प्रश्न में कहा है पहले वर्तमान रेट निकालिएगा। तो पहले वर्तमान रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हम आपको बताए थे, तो ऊपर में रुपया, नीचे में वस्तु और गुना प्रतिशत वाला। कितना रुपया है, 100 रुपया, तो 100 लिख दीजिए। और इसके बाद आपका कितना केजी सामान है, वस्तु कितना है, तो 1 केजी, गुना कितना वृद्धि किया, 25%। तो बस 25% ऐसे लिख दीजिए, उत्तर आपका हो जाएगा। प्रतिशत के बदले डबल जीरो यहाँ हटा दीजिए, तो आपका वर्तमान मूल्य आ गया 25 रुपया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 25% बदले यहाँ पे आप लिख सकते हैं 25/100 भी लिख सकते हैं। 25/100 को काट देंगे तो 1/4 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। 4 से यहाँ काट दीजिए, 25 चौको 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो वर्तमान रेट निकल गया। अब पूर्व रेट निकालिए। पूर्व रेट निकालने के लिए क्या बोले थे, तो वर्तमान मूल्य और गुना होल वैल्यू उल्टा प्रतिशत वाला। तो वर्तमान मूल्य आपका कितना आया, 25 रुपया, गुना 25% की कमी किया तो 4/5, सॉरी 25% वृद्धि किया। कितना किया, 25% वृद्धि किया, तो 125/100 यानी 5/4। आपको क्या बोला गया, होल वैल्यू उल्टा लिखना है। तो 5/4 को 4/5 लिखिए। तो 25 गुना 4/5, 25, 5 चौका 20 रुपया। तो पूर्व रेट कितना था, 20 रुपया था। वर्तमान रेट कितना है, 25 रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 6.1/4% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 120 रुपया में 1 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। तो चीनी का पूर्व रेट एवं वर्तमान रेट ज्ञात करें। तो पहले आपको वर्तमान रेट ज्ञात करना होगा। और पहली बात तो इसको पूर्णांक में है, तो आप इसे कीजिए भिन्न में। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 1/16 आ जाएगा। ठीक है, और कमी बोला तो 15/16, इसका होल वैल्यू जो आपको हम अभी बताएंगे पूर्व रेट में। पहले वर्तमान रेट निकाल लीजिए। वर्तमान रेट 120 रुपया, ऊपर में रुपया, 120 रुपया, वस्तु कितना, 1 केजी, 1 हो गया। और उसके बाद गुना होल वैल्यू कितना है, 1/16। तो काट दीजिए। काटने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 7.5 रुपया। कितना आ जाएगा, 7.5 रुपया। अब निकालिए पूर्व रेट। पूर्व रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो पहले वर्तमान रेट लिखना होगा और उसके बाद होल वैल्यू उल्टा। तो 7.5 रुपया वर्तमान रेट आया, होल वैल्यू उल्टा तो 1/16, कमी किया तो 15/16, 15/16 का उल्टा 16/15, 7.5 दूना 15, 2 8 16। आपका 8 रुपया पूर्व रेट था, वर्तमान रेट 7.5 रुपया हुआ। अगला प्रश्न है आपका, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि करने के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है। तो चीनी के प्रति बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो आपसे पूछ रहा है वर्तमान रेट तो कितना है, ऊपर में रुपया 600 है, नीचे में वस्तु कितना है, 6 केजी है, होल वैल्यू कितना है, 40%, जिसे हम 2/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100, 6 से 6 काट दीजिए, 100 बार 6 दहाँ की 100 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 से काट दीजिए तो 20 बचे 100, 20 दूनी 40 रुपया आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से दुकानदार 2250 रुपया में 25 किलो चीनी अधिक प्राप्त करता है। तो चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पूर्व रेट क्या होगा। तो पूर्व रेट निकालने की, देखिए इसमें पूर्व रेट निकालने के लिए बोला है, तो हमने वर्तमान, यहाँ तक आपका वर्तमान है। इसमें बस करना क्या है, पूर्व रेट निकालने के लिए आपको बस होल वैल्यू उल्टा कर देना है। तो ये आप चाहें तो एक ही में भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ जब पूर्व रेट पूछेगा तब।
चलिए, तो कितना रुपया, ऊपर में रुपया 2250 है, 2250 है। नीचे में कितना, वस्तु कितना है, 25 kg है। प्रतिशत कितना है, 1/10। 10%, 1/10। 10% कमी किया तो 9/10। 9/10 को होल वैल्यू उल्टा कीजिए तो 10/9। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 10 रुपया। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पूछा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से 279 रुपया में 6.2 kg अधिक चीनी खरीद लेता है, तो वर्तमान और पूर्व रेट का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान रेट कितना निकालने के लिए क्या करना होगा, ऊपर में रुपया लिख दीजिए और नीचे में वस्तु लिख दीजिए और प्रतिशत 1/10 काट कैलकुलेशन करने के बाद 4.5 रुपया आया वर्तमान रेट। पूर्व रेट निकालने के लिए वर्तमान रेट गुना होल वैल्यू उल्टा करेंगे तो 4.5 रुपया गुना 10/9, 4.4 दूना 9, 5 दूना 10, 5 रुपया। अंतर कितना का है, 50 रुपया, सॉरी 50 पैसा का। 5 रुपया में 4.5 रुपया घटा तो 50 पैसा का अंतर है। ठीक है। चलिए, अगला आ जाता है, यदि केले के मूल्य में 20% की कमी, केला के मूल्य में कितना कमी किया, तो 20% की कमी करने से 10 रुपये में 5 केला और मिल जाता है, तो केले का मूल्य क्या था, यानी पूर्व रेट आपसे पूछा। पूर्व रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो कितना था, रुपया 10 रुपया, वस्तु कितना था 5 और प्रतिशत 20%, 1/5। इसका 10% कम, सॉरी 20% कमी तो 20/100, 80/100। तो 80/100 को काट दीजिए, 4/5, 4/5 का होल वैल्यू उल्टा कर दीजिए, 5/4, 5/4, 5 से 5 कट गया। ठीक है। तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आ गया 50 पैसा। कितना आ गया, 50 पैसा। ठीक है। चलिए, अब यहाँ से आपका चेंज हो जाता है। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, आपका अगला प्रश्न आ जाता है, एक आदमी अपनी आय का 24% जो है मकान पर खर्च कर देता है, मकान के किराए पे। और इसके बाद 62% जो है, 62% जो है अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता है। तो इसके बाद शेष राशि की आय की बचत करता है। तो प्रतिशत में कितना बचत करता है, तो 24% तो मकान पे खर्च कर दिया, 62% अपने फैमिली पे खर्च कर दिया। तो खर्च किया कितना, टोटल 86% खर्च कर दिया। तो बचत कितना किया, 14%। परसेंट में 14% किया और रुपया में, अंक में मतलब 6300 रुपया बचत किया। तो हमने बचत बराबर बचत निकाल दिया। तो एक का उसका कुल वैल्यू, कुल आय पूछा है, तो एक का मान हम यहाँ निकाल देंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ यहाँ हम लिख सकते हैं 14%, प्रतिशत में 14% बचाया। और इसके बाद रियल में 6300 रुपया बचाया। तो यहाँ से काट दीजिए, 60 दूना 14, 9 सते 63, 900 और दूना 450 कट जाएगा। और प्रतिशत के बदले 00 यहाँ लिख दीजिए। तो इसका टोटल कितना था, इसका आय 45,000 रुपया आय था। ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, मनीषा को खर्च करने हेतु कुछ राशि मिलती है, तो वह उसका 20% पुस्तक पर खर्च कर देती है। तो 20% का शेष कितना, 4/5। ठीक है, 4/5 लिख दिए गुना। इसके बाद 25% जो है स्टेशनरी पर खर्च करती है, तो 25% खर्च कर दी। तो बचत कितने, शेष कितना हुआ, 3/4 बचा। इसके बाद वह 10% गरीबों में दान दे दी, उसका शेष 10% का शेष कितना बचा, 9/10। और रुपया में यह राशि 13.5 रुपया थी। इतना व्यय करने के बाद यह राशि 13.5 रुपया बचा ली। ठीक है। तो इतना बराबर 13.5 रुपया। तो बचत बराबर हमने बचत कर दिया। ठीक है। 4/5, 20% का शेष, 25% का शेष 3/4, 10% का शेष 9/10 और रुपया में 13.5 रुपया, इतना बराबर इतना कर दिया। ठीक है। अब काट दीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा 25 रुपया। ठीक है। अगला प्रश्न है, साक्षी ने अपने जमा किए गए
साक्षी ने अपने जमा किए हुए 20% डाक टिकट 20% जो है डाक टिकट ज्योति को तथा 15% अरुणा को दे देती है। तो वर्तमान में उसके बाद यहाँ अंक में 520 डाक टिकट है। तो बताइए कि इसके पास कितना टोटल टिकट था। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। पहले आप 20% दे दी ज्योति, अपने जमा किए 20% ज्योति को दे दी, 15% किसी अरुणा को दे दी। तो 20 और 15 35% तो दे दी। तो बचा कितना 65%। 65% बराबर अंक में कितना है 520। तो यहाँ से काट दीजिए। 13 पचे 65, 13 चौका 52 और इसके बाद 5 से फिर काट दीजिए। 8 पचे 40, प्रतिशत के बदले 00, 800 उसके पास टोटल था। चलिए अब यहाँ से आपका पास बराबर वाला फॉर्मूला आ जाता है जो हम आपको अभी बताए थे। तो पास बराबर क्या होता है फॉर्मूला पहले जान लीजिए। ऐसे तो हम हालांकि बता चुके हैं अभी। तो पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास। फेल बराबर क्या होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। प्रश्न आता है किसी परीक्षा में 60% छात्र जो है अंग्रेजी में पास किया, 70% हिंदी में पास किया और 40% दोनों अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल कर गया। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? नहीं सॉरी, अनुत्तीर्ण यानी फेल छात्रों की संख्या कितनी थी? आप यहाँ से दोनों फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आप पास वाला से भी निकाल सकते हैं, फेल वाला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ बैठा लीजिए। पास बराबर हम निकाल रहे हैं पास वाला। तो पास बराबर 60% अंग्रेजी में पास, ठीक है 60% अंग्रेजी में पास प्लस 70% हिंदी में पास, 70% हिंदी में पास लिख दिए। और इसके बाद 40% जो है दोनों में पास है, 40% दोनों में पास है तो घटा दीजिए। तो घटा देने के बाद 713 में से 40 जाएगा, 90% पास है। लेकिन आपसे पूछा है कितना अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या यानी फेल छात्रों की संख्या। तो 100 में 90 गो पास है तो फेल कितना है 10 गो। आपका उत्तर। अगला प्रश्न आपका आता है किसी परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल कर गया और 17% इन दोनों में फेल कर गया। तो कितने परसेंट ने पास किया? यहाँ दिया हुआ है फेल, दोनों से आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्ट फेल वाला से बताते हैं। फेल वाला दिया हुआ है तो फेल से निकालते हैं। तो 52% हिंदी में फेल, ठीक है 42% अंग्रेजी में फेल, ठीक है 17% दोनों में फेल, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 5 4 9, कितना आ गया 94। 94 में 17 घटा दीजिए, 7 7 77 यानी फेल कितना किया 77% ने फेल किया। तो पास कितना किया 23%। तो आपका उत्तर पास वाला। चलिए तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका फॉर्मूला से बन चुका है। अगला प्रश्न है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, उसमें से 60% लड़के और 50% लड़कियां जो है उत्तीर्ण यानी पास हुई। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी का उनका प्रतिशत ज्ञात करें। अनुत्तीर्ण यानी फेल वालों का आपका निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका अलग है, देख सकते हैं। पहले 1000 छात्र हैं, उसका 60% फेल किया तो पास कितना किया 40%, ठीक है। प्लस 800 लड़कियां हैं, 800 लड़कियां हैं, उसका 50% पास किया तो फेल कितना किया 50%, ठीक है। और बटा टोटल स्टूडेंट कितना थे तो 1800, 1000 लड़का 800 लड़की 1800 टोटल हो गए। तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये प्रतिशत के बदले काटने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 44.4%, ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान रख लेंगे। चलिए तो ध्यान रख लेंगे। एक यहाँ से सेकंड मेथड से भी आप देख सकते हैं। 1000 लड़का है 800 लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो 1000 लड़का में 600 कितना है
पास है। 600 कितना है? पास है। ठीक है, क्या है? पास है। तो फेल कितना है? 400। ठीक है, 400। और ये लड़कियों में 50% पास है तो 50% फेल हुई। ठीक है, तो 50% निकाल देंगे, इसका भी 400, 800 आ जाएगा। 800, 800 बटा 1800 टोटल गुना 100 निकालेंगे तो आपका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रख लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में पास किए। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी जो हैं अंग्रेजी में पास किए। किसी परीक्षा में 70%, किसी परीक्षा में विद्यार्थी 70% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में पास किए, 80% जो हैं गणित में पास किए तथा 10% दोनों में फेल किए। तो पहले तो आप यहाँ से निकालिए, जो जैसे निकाला जाता है निकाल लेंगे। इसके बाद दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास किए, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? चलिए अब यहाँ से हम आपको समझाते हैं। कह रहा है 70% विद्यार्थी, पहले पास बराबर आप निकाल लीजिए। पास या दो फेल दोनों में से कोई फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको फेल से बनाना है तो 70% पास है तो फेल कितना है? 30%, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो पास पे ही हम बनाते हैं। 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास किया। ठीक है, उसके बाद 80% जो है गणित में पास किया, 80% गणित में पास किया, और 10% दोनों में फेल किया। तो पास कितना किया? 90। तो -90 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 60% टोटल आ गया। 60% बराबर 60% बराबर 144 विद्यार्थी। 60% बराबर 144 विद्यार्थी पास किए। इधर भी पास 60% पास विद्यार्थी, और इधर अंक में भी 144 विद्यार्थी पास। तो पास बराबर पास निकाल दीजिए, तो आपका यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा 240। ठीक है, 240 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी और शॉर्ट में भी बना सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी बैठे, उनमें से 60% जो है उत्तीर्ण हुआ यानी पास किया, और 5 यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 लोगों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया तो उत्तीर्ण का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं, यहाँ से बता देते हैं। देखिए क्या है प्रश्न में आपका है 65%, 65 गो विद्यार्थी था टोटल। ठीक है, 65 गो विद्यार्थी था टोटल, और उसका 60% पास किया। तो 60/100 हम लिख सकते हैं। इसको काट दीजिए, 3/5, 5 एक 13×5 65, 13×3 39 स्टूडेंट आ गया हमारा। क्या आया? 39 स्टूडेंट क्या किया? पास किया। ठीक है, उसमें से 5 गो को बैठने नहीं दिया गया, तो 60 गो तो बैठा। तो 39/60 गुना 100। ठीक है, 39/60 गुना, ये हम पास बराबर में निकाल रहे हैं, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो काट दीजिए, 13×3 39, 20×3 60, 20×25 100, 13×5 65। आपका उत्तर 65 ही आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर दोनों दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपका आ जाता है। कह रहा है कि किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं। किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीता है। 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, और 10% जो लोग हैं वो दोनों पीता है। तो बताइए ना पीने वालों की संख्या। तो हम पीने वालों का ही निकाल लेते हैं, ना पीने वालों का ही चलिए निकाल लेते हैं। 40% लोग चाय पीता है तो नहीं कितना लोग पीता है? 60 गो। 50% कॉफ़ी पीता है तो 50 गो जो है कॉफ़ी नहीं पीता होगा। 10% दोनों पीता है तो 90 गो है जो नहीं पीता होगा, दोनों नहीं पीता होगा। तो हो गया 60 और 50, 110 में माइनस कर दीजिए 90, 20% आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, 90% पीपल्स यानी जनता के पास मोटरसाइकिल है। ठीक है, 90% जनता के पास मोटरसाइकिल है। 15%
के पास जो है 15% के पास मोटरसाइकिल है, ठीक है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, तो 90 और 15 105 हो गया। टोटल हम जानते हैं कि 100% बराबर 1 होता है। तो बताएं कि सब में किसके कितने, सबके पास कम से कम कितने एक या फिर दो हैं। तो कितने प्रतिशत के पास मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो 5% के पास कार है, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला करके 105 आ रहा है। 100% हम लोग जानते ही हैं, यानी 5% लोग के पास दोनों वाहन हैं, कार और मोटरसाइकिल दोनों हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। 67,600 है, ठीक है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है। 4%, यानी 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या भी वर्तमान में कितना है, 67,000 है टोटल। 67,600 होगा यहाँ पे, ठीक है, 67,600 है और 4% दर से बढ़ रही है। 4% यानी देखिए इसका मान निकालिए, 4% का 104/100, इसके काट कूट करने के बाद 26/25 आ गया। लेकिन यहाँ पूछा है पूर्व समय का, तो यहाँ गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व कितना था गांव की जनसंख्या, तो 2 वर्ष पूर्व निकालने के लिए क्या करना होगा, होल वैल्यू उल्टा करना होगा, ठीक है। तो होल वैल्यू उल्टा कर दीजिए, 26/25 का होल वैल्यू उल्टा करेंगे तो 25/26 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप टोटल कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ 6 होगा, ठीक है, और 26 गुना 26 कीजिएगा तो 676, एक बार में कट जाएगा, 2 जीरो बैठा दीजिए, और 25 गुना 25 625, 625 गुना 100 62,500 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए अगला है, किसी गांव की जनसंख्या 25% की दर से बढ़ रही है। किसी गांव की जनसंख्या 25% की दर से बढ़ रही है। यदि 3 वर्ष उपरांत जनसंख्या 10,000 हो गई तो प्रथम वर्ष यह कितनी थी। तो किसी गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष से 25% दर से बढ़ रहा है। यदि 3 वर्ष उपरांत 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 10,000 हो गई, किसी गांव की जनसंख्या 25% दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ बताएंगे 3 वर्ष के बाद 10,000 हो गया तो प्रथम वर्ष कितना था। तो पहले 10,000 टोटल जनसंख्या थी, 3 वर्ष तक लगातार 25% वृद्धि हो रहा है, तो 125/100, 125/100 काट कुट कीजिएगा 5/4। प्रथम वर्ष का आपका पूछ रहा है तो 4/5 होल वैल्यू उल्टा हो जाएगा, 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5, ये पूरा काटिएगा, 5×5 = 25, 125, 8 बार में यहाँ 0 लिखा जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 5120। आपको कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन थोड़ी ना, ये सब तो आम बात है, ये सब तो आप लोग ही बना लेंगे, ठीक है। अगला है, किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष 5% से बढ़ जाती है। किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष 5% बढ़ जाती है, द्वितीय वर्ष भी 5% घट जाती है। प्रथम वर्ष 5% बढ़ रहा है, द्वितीय वर्ष 5% घट रहा है, ठीक है। तो द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी 7980 है, 7980 है टोटल आबादी। तो 2 वर्ष पहले गाँव की आबादी क्या थी, तो 5% दर से बढ़ रही है, तो 105/100, इसको काट कुट कीजिएगा तो 21/20 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है, पूर्व रूप पूछा है, तो इसका होल वैल्यू उल्टा हो जाएगा, 20/21। फिर इसके बाद है 5% कम रहा है, तो 5% कम रहा है तो 95/100, ठीक है, इसको काटिएगा 19/20, इसका होल वैल्यू उल्टा करिएगा तो 20/19, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 8,000, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी मशीन का जो मूल्य है प्रारंभिक मूल्य से
प्रति वर्ष के अंत में 10% घट जाती है। तो 2 वर्ष के बाद है, 2 वर्ष के अंत में मशीन का जो मूल्य है 8110 रुपया हो जाता है। तो उसका वास्तविक मूल्य क्या था, यानी पूर्व रेट पूछ रहा है। कितना था मशीन का मूल्य? 810 रुपया। ठीक है, 10% घट रहा है, 9/10, 9/10 पूर्व रेट पूछ रहा है, वास्तविक यानी पूर्व रेट। तो 10/9 हो जाएगा। 2 साल का बोला है तो 10/9, 10/9। ठीक है, 9×9 = 81, जीरो। आपका 1000 आपका उत्तर आ जाएगा। ना समझ में आया तो आप देख लीजिए, यहाँ कैलकुलेशन आपका बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है। एक दुकानदार 1000 रुपये से अधिक का सामान लेने पर एक दुकानदार का शर्त है कि अगर 1000 रुपये से आप अगर अधिक का सामान लेते हैं तो 20% का आपको छूट दिया जाएगा। और अगर उसमें भी एक और छूट है कि अगर आप नगद पेमेंट करते हैं तो 5% और छूट दिया जाएगा। तो आप बताइए, ये घोषणा करता है दुकानदार कि 1000 से अगर अधिक का सामान लेते हैं तो 20% का छूट मिलेगा, और नगद और दे देते हैं तो 5% और आपको छूट मिलेगा। तो कह रहा है कि अतिरिक्त छूट देने की घोषणा किया। तो परेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसने 1500 रुपये का सामान लिया। तो ये तो आपका कंडीशन दोनों शर्त है, दोनों लागू होता है। सामान खरीदा और नगद भी खरीदा। ठीक है, तो बताएं कि परेश ने कुल कितने रुपए की बचत की। यहाँ पे नगद छूट गया, नगद पेमेंट किया था। तो आपका यहाँ है 1500 रुपये का ये खरीदा सामान, तो 20% इसे छूट मिलेगा ही। 4/5, 20% छूट मिला तो दिया कितना? 4/5। ठीक है, तो इसके बाद है और 5% और छूट मिला, 19/20। ये कैलकुलेशन करने के बाद 1140 रुपया उसने पेमेंट किया। उसका बचत कितना हुआ? अगर आपसे पूछता कि उसने कितना रुपया छूट मिला, तो ये 1500 में 1140 घटा देते, लेकिन उसने दुकानदार को दिया 1140 रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किसी वस्तु का। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का क्या कह रहा है आपका प्रश्न में? तो कह रहा है किसी वस्तु का 30% बट्टा देने के बाद चलिए तो देखिएगा, अब अगला प्रश्न आपका आ जाता है। अगला प्रश्न क्या है? तो कह रहा है किसी वस्तु के सूची मूल्य में 30% बट्टा देने पर कई दुकानदार को 10% का लाभ होता है। किसी वस्तु के सूची मूल्य में, मतलब अंकित मूल्य में 30% का छूट दिया। 30% छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। और सूची मूल्य कितना था? 450 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपका वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सीपी पूछा है आपसे, तो होल वैल्यू उल्टा हो जाएगा। किसी वस्तु का सूची मूल्य कितना है? 30% बट्टा दिया, 450 में 30% बट्टा दिया, 60/10। तो 10% का लाभ होता है, तो 10% लाभ 11/10। 11/10 का होल वैल्यू पूछिए। क्योंकि ये होल वैल्यू उल्टा? क्योंकि आपसे यहाँ सीपी पूछा है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पूछा है। तो 10/11 कर दीजिए। ये कैलकुलेशन करने के बाद 286 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा इसमें रुपया में कुछ अलग आएगा आपका कैलकुलेशन। तो ठीक है, आपका 286 रुपया ही आएगा। आप इसे ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, ऐसे आएगा 286 रुपया ही। चलिए अब अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा। अगला प्रश्न क्या आपका कहता है? अगला प्रश्न कहता है किसी घड़ी का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है? तो किसी घड़ी का सेलिंग प्राइस सूची मूल्य में 16% घटा देने के बाद 420 रुपया है। ठीक है, तो 420 रुपया है घटा देने के बाद। तो 100 में 16% घटाएंगे तो 84%। 84% बराबर घटाया बराबर घटाया, 84% बराबर 420। काट दीजिए 5 बार में, 1 बराबर आपका उत्तर 500 आ जाएगा। ठीक है, अगला है एक वस्तु का मूल्य जो है हर वर्ष उसके मूल्य में 10% का ह्रास हो रहा है। ह्रास यानी यहाँ कमी होता है। ठीक है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपया है तो 3 वर्ष पूर्व, तो होल वैल्यू उल्टा,
9/10 का होल वैल्यू 10/9 हो जाएगा। काट दीजिए, काटने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 1000। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किया, सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो ए का प्राप्तांक क्या है। ठीक है, तो आप यहां से निकाल लीजिए। यहाँ से आप निकाल लीजिए। कह रहा है ए का बी से 10% अधिक है। ठीक है, 10% अधिक है। बी का सी से 5% अधिक है। ठीक है, हमने निकाल लिया। और इसके बाद यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया, तो सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किया। 300 अंक प्राप्त किया कितना में, 400 में, इसलिए 100 में प्रतिशत 75%। सी का मान आ गया 75। इससे बी 5% अधिक है तो 80। बी से ए 10% अधिक है तो 90। अब निकाल लीजिए ए का प्राप्तांक क्या है। तो ए का प्राप्तांक जो है टोटल 400 अंक था, इसमें प्रतिशत कितना 90% है ए का, तो कितना आ जाएगा मान आपका, तो मान आपका 360 आ जाएगा। ठीक है, तो ए का प्राप्तांक कितना, अंक कितना है 360। अगला प्रश्न है आपका, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक ने 40 लगाया, 40% अंक लाया। तो बताइए, अगर ये पहला 40% लाया तो क्या दूसरा यहाँ जरूरी है देना? दूसरा नहीं दिया तो हम निकाल नहीं सकते हैं। ये टोटल हमने 100% मानते हैं, तो 100 में से 40 पहला जो व्यक्ति ले आया तो दूसरा का 60 नहीं लाएगा। दोनों जोड़ के 100 होता है ना, 100% बराबर 1 मान सकते हैं। तो दूसर का 60, पहला लाया 40% मत मिला तो दूसर का को 60% मिला। और उसने वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। अंक में 298 से हारा, प्रतिशत में देखिए कितना से हारा, 20% से हारा। तो हमने निकाल दिया हारा बराबर हारा। ठीक है, तो हारा बराबर हारा निकाल दिया। 20% बराबर 298, काट दिए। काटने के बाद आपका एक का बराबर 1490 आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार में से कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किया। पहला ने 30% प्राप्त किया तो आप दूसरका का निकाल नहीं सकते हैं। दूसरे का 70% प्राप्त किया और इसने 210 मत से हार गया। प्रतिशत में कितना से हारा, तो 30 और 40 के बीच 30 और 70 के बीच 40 का अंतर, तो प्रतिशत में 40% से हारा और अंक में 210 से हारा। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका एक बराबर माना जाएगा 525। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखना है, दो अंक जो है जुटेगा, 40 अंक से फेल, 40 अंक से पास। 40 अंक मिला और 40 अंकों से फेल हो गया। टोटल कितना अंक था, 80। 80 और परसेंट में कितना है, 40%। तो कुल अंकों का योग, तो 40% बराबर हमने 80 कर दिया। तो 40 दूना 80, एक बराबर आपका 2 आ गया आंसर। ठीक है। चलिए अगला है, एक प्रत्याशी 25% अंक प्राप्त करता है, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, जबकि दूसरा जो है 50% अंक लाता है और उत्तीर्ण होने से न्यूनतम स्कोर 20% अधिक ले आता है। तो कुल पूर्णांक कितना था, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रतिशत वाला घटेगा और अंक वाला दो रंग है तो जुटेगा। तो कितना था, 50 और था 25 था, तो एक ये प्रतिशत वाला घटेगा, 25% बराबर ये 30 अंक कम 20 अंक ज़्यादा, तो 30 20 50, 25 दूना 50, एक बराबर 2, आपका आंसर आ जाएगा 200। ठीक लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो इधर देख सकते हैं, दो रंग जोड़ के, दो गो है तो जोड़ के, एक रंग है तो घटा के। ठीक है, और प्रतिशत वाला हमेशा घटेगा ही। चलिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका आ जाता है। अगला प्रश्न में देख लीजिए, यदि राम को 30% अंक मिला लेकिन किंतु 15 अंकों से वह फेल हो गया। मोहन को 40% अंक मिला लेकिन उसने अनुत्तीर्ण अंकों से 35 अधिक ले आया। तो देखिए यहाँ प्रतिशत वाला घटेगा, तो 40 में से 30 जाएगा 10 से, और अंक वाला जुटेगा, दो रंग है
तो फेल हुआ, इधर अधिक ले आया तो कम और ज़्यादा जुटेगा, तो जोड़ दीजिए 50। तो इसके बाद 10 बचे 50, एक बराबर पूर्णांक आ गया 500। तो अब कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, तो प्रतिशत पास मार्क बराबर निकाल लीजिए। टोटल 500 अंक आ गया, उसमें इसने 30 अंक 30% में लाया, गुना 30%, 15 अंकों से फेल किया। अगर 15 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, और बटा में 500 टोटल पूर्णांक गुना 100 कर दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा 33%। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, एक परीक्षा में 10% जो कोई प्रार्थी है अयोग्य है, तो योग्य कितना है, 9/10 है। ठीक है। इसके बाद योग प्रार्थियों में 70% जो है सामान्य वर्ग से उच्च वर्ग से है, तो बिना मतलब निचली वर्ग से कितना है 30%, तो 30% 3/10 इसे काट कर देंगे। ठीक है। यदि अन्य वर्गों में, अन्य वर्ग यही सब है, अन्य वर्गों में प्रार्थियों की संख्या 54 से बराबर 5400 कर दिए। निकालना था हमें अन्य वर्गों का है, इसलिए हम ये 10, एक परीक्षा में 10% प्रार्थी योग्य अयोग्य हैं, तो योग्य कितना है 9/10। 70% समान वर्ग से है, तो असमान वर्ग से कितना है 3/10। और अन्य वर्गों जैसे वही असमान वर्गों में 5400 संख्या है, बराबर 5400 कर दिया है। टोटल प्रार्थियों की संख्या निकाल दीजिए, टोटल निकालने के बाद आपका आ जाएगा 20,000। ठीक है। चलिए तो अब अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ए एक साइकिल बी से 20% के लाभ पर बेचता है। ए जो है अपना साइकिल किसी बी से, कोई व्यक्ति है बी नाम के, उनसे 20% के लाभ पर बेचता है, और बी जो है वो सी को 25% के लाभ पे बेच देता है। तो सी ने 225 रुपये दिया टोटल, तो ए ने इसके लिए कितने रुपए दिए थे, तो आप ध्यान रखेंगे। आपका पूछ रहा है अंतिम से शुरू वाला, मतलब लास्ट से फर्स्ट वाला पूछ रहा है, तो यानी पूर्व रेट पूछ रहा है, तो आपको होल वैल्यू उल्टा करना होगा। कितना सी कितना में खरीदा 225 रुपया में, और 25% का लाभ का होल वैल्यू कितना होता है 25 का, तो पहले 20% के लाभ पे ए ने बी को बेचा, यानी 6/5। 6/5 का होल वैल्यू उल्टा, तो 5/6। इसके बाद 25% लाभ 5/4, तो होल वैल्यू उल्टा 4/5। ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे, 5 से 5 खत्म, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 से 75, 75 दूना 150, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। ये आपका बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ। चलिए अब अगला प्रश्न आपका आ जाता है, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 7600 रुपया है, और विक्रय मूल्य कितना है 5472 रुपया है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इतना लंबा बनाने का जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए अंकित मूल्य कितना है 7600 रुपया, बेचा कितना में 5472 रुपया में, छूट कितना दिया 2128 रुपया दिया। तो छूट कितना दिया 2128 रुपया, कितना में दिया, तो 7600 रुपया में छूट दिया 2128 रुपया, गुना 100 आप निकाल लीजिए, 28% आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक कार की कीमत 3,60,000 है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी कीमत 10% दर से घट रहा है, तो इसके बाद तीसरे वर्ष जो है 20% दर से, तीसरे वर्ष 20% की दर से, तो ये क्या हो रहा है 30% की दर से घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कार की कीमत क्या होगी, तो ये होल वैल्यू सीधा है, तो सीधा ही गुना होगा। 3,60,000 है, 10% दो वर्ष का, तो 9/10 गुना 9/10, 20% छूट 4/5। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा, 23, 32, 80। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि किया तो खपत में कितना की कमी करे कि खर्च पर कोई परिवर्तित ना हो, तो जितना दिया है उतना बटा 110, 10% वृद्धि, तो 10/110 गुना 100 आ जाएगा आपका 9.1/11 उत्तर। ठीक है। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी किया, तो -30 -30 ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए, -30 प्लस -30 प्लस
-30 प्लस 30 × 30 करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा -51, जो कि आपका कमी दिखा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी पहले 10% बढ़ाया, उसके बाद 10% कम किया, तो वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? 10% बढ़ाया, 10% घटाया, तो जितना गुना उतना किया, तो 10 × 10 × 10 × 100, 1% की कमी, हमेशा ये कमी ही बताएगा, 1% कमी। अगला है, किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या, माना संख्या x है, उसका 20% यानी 20%, तो 20/100 कितना है? 120 है, 120 है। ठीक है। 20 × 6 = 20 से 6 बार में x बराबर कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा, सॉरी 600 आ जाएगा। और 600 का आप कह रहा है, तो संख्या अब तो 600 आ गया। 600 का 120% क्या होगा? तो आंसर 720 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का वेतन में 20% की वृद्धि हुआ, 20% कमी हुआ, सेम चेंज ऑलवेज ड्रॉस, तो 20 × 20/100, या फिर ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए, वही आएगा 4% कमी। चलिए अगला प्रश्न है, वस्तु 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई और 5% की लाभ करने के लिए उस वस्तु का कितना विक्रय मूल्य होगा? तो कह रहा है चाहे जो ऊपर ना चाहे नीचे, 72 रुपया है, चाह रहा है कि 5% का लाभ हो तो 105 कर दीजिए, 10% हानि हुआ तो 90, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 84 रुपया आ जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सोहन अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेचा, यदि वह उसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता। कह रहा है सोहन ने अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेचा, 5% की हानि पे बेचा, वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसके 7% अधिक लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ देख लीजिए, 5% हानि और 7% लाभ, दो रंग है, तो दो जोड़ दीजिए, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 7 और 5 12% बराबर कितना है? 27। तो और प्रतिशत के बदले इधर 100 लिख दीजिए, काट दीजिए, 4×3 = 12, 9×3 = 27, 25×4 = 100, 25 नमा 225 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ देख सकते हैं, कैलकुलेशन आपका किया गया है। दो रंग है, 12% कहाँ से आया? तो 5% हानि, 7% लाभ, दो रंग तो जुटेगा, तो 7 और 5 12% बराबर 27 रुपया, और ये कैलकुलेशन करने के बाद 225 रुपया आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है, एक मशीन का कीमत, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा तो इसे 40 रुपया कम मिला और 10% हानि हुई, तब उसे 10% की हानि होती है, तो इस मूल्य का क्रय मूल्य क्या है? तो 10% लाभ, 10% हानि, दो रंग जुटेगा, 20% बराबर 40 रुपया, तो 20×2 = 40, एक बराबर इसका मान आ जाएगा 200। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, यदि चाय को 20% की बढ़ोतरी की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे तो उसका व्यय जो है ना कोई वृद्धि होगा? तो 20% वृद्धि, तो 20/120 × 100, 16.2/3 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कोई कर्मचारी 20% की कटौती की जा रही है, यदि उसके मजदूरी में पुनः पहले मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी की वृद्धि करना होगा? तो 20% कमी, 20/80 × 100, 25% आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ से ध्यान रख लेंगे। प्रश्न है आपका, नाथन का वार्षिक आय 15 लाख है। नाथन का वार्षिक आय कितना है? 15 लाख है। ठीक है। तो और उसका हर महीने का अपनी गाड़ी का के लिए 40,000 रुपया का EMI चुकाता है, तो इसका एक कोई व्यक्ति है, उसका मासिक आय कितना है? 15 लाख है, और वह हर महीने अपनी गाड़ी को 40,000 रुपया EMI चुकाता है, तो उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आय इसका कितना है? 15 लाख, तो पर मंथ इसका आय कितना है? 1,25,000। 1,25,000 में हर एक महीना उसका 40,000 चल जाता है। ठीक है। तो प्रत्येक महीना में कितना चल जाता है? 40,000 चल जाता है 1,25,000 में। तो कितना जाता है? प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 32% इसका चल जाता है, इसका प्रत्येक माह में।
अगला प्रश्न है, एक व्यापारी एक वस्तु को क्या करता है? एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने के लिए 30% और 15% क्रमिक छूट देता है। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने के लिए 30% और 15% का क्रमिक छूट देता है। यदि उसे वस्तु के लिए 476 रुपया मिले तो इसका अंकित मूल्य क्या है? तो होल वैल्यू उल्टा कर दीजिए। 476 रुपया मिला, उसे कितना 30% छूट दिया, तो 30% छूट दिया यानी 7/10, होल वैल्यू उल्टा 10/7 हो जाएगा। इसके बाद 15% का और क्रमिक छूट देता है, तो 15% छूट दिया यानी 85/100, उसे काट कुट कीजिएगा तो 17/20, इसका होल वैल्यू कीजिएगा तो 20 होल वैल्यू उल्टा तो 20/17। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 800 रुपया। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दूध की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, तो व्यय में उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोगकर्ता को कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो 20% बढ़ गई, तो 20/120 गुना 100 कीजिएगा, 16.2/3 आपका उत्तर आ जाएगा। एक अगला प्रश्न है, 60 चीज़ों को बेचकर, कोई वस्तु है, 60 वस्तु को बेचकर 15 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देख सकते हैं यहाँ इसका लाभ, बिक्री कितना है 60, लाभ कितना हुआ 15, तो सीपी कितना होगा 45 रहा होगा, तभी तो इसे बेचा 60 में, तो लाभ हुआ इसको 15, तो लाभ हुआ 15 कितना में? तो 45 में, इसलिए 100 में, तो आपका 33.1/3 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक व्यापारी अपने माल की कीमत का ऐसे अंकित करता है कि 15% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, तो जिसे 170 रुपया लागत कीमत वाली वस्तु का अंकित मूल्य रुपया में है। 170 रुपया कीमत, उसमें 15% का छूट दिया, चाहे जो ऊपर ना चाहे नीचे, इस पे आप बना सकते हैं। 15% छूट देने के बाद भी वह चाहता है कि 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ 170 रुपया पहले लिख दीजिए, उसके बाद 20% लाभ 120, 15% छूट 85। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 240 रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों की अनुपात कितना है? 3:2। 20% लड़के और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं अनुपात में लड़का कितना है 3, लड़की 2 है, और इसे 20% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है और 25% लड़की को नहीं मिलता है छात्रवृत्ति, तो मिलता कितने के हो? तो 3 को अनुपात में 3 लड़का, 20% को नहीं मिलता है तो 80% को मिलता है, फिर बीच में प्लस, इसके बाद 2 लड़की, उसमें 25% को नहीं मिलता है तो 75% को मिलता है। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपका 78% उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, यदि अंकित मूल्य 250 रुपया है और विक्रय मूल्य 235 रुपया है तो छूट प्रतिशत बताइए। तो 15 रुपया छूट है कितना में? 250 में, इसलिए 100 में 6% आपका उत्तर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपका अगला प्रश्न आ जाता है, कह रहा है यदि एक संख्या 50% किसी अन्य संख्या के 1/3 है, किसी एक संख्या का 50% अन्य किसी संख्या का 1/3 है और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 7 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो आप किसी संख्या को x मान लीजिए, x का कितना है? आधा, 50% यानी आधा है, अन्य संख्या y मान लीजिए और उसका 1/3 है, और इन दोनों का अंतर कितना है? तो इन दोनों का अंतर 7 है, तो यहाँ से x y का मान निकाल लीजिए तिरछा तिरछी करके,
तो x बराबर 2, y बराबर 3 आ जाएगा। अंतर कितना, अनुपात में अंतर 1 है, रियल में अंतर 7 है। तो x बराबर 7 दूनी 14, y बराबर 7 या 21, दोनों का गुणनफल कर दीजिए। 14 गुना 21 करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 294। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 5,000 रुपये की कीमत वाला एक खराब टेलीविज़न, 5,000 रुपये की कीमत वाला एक खराब टेलीविज़न 50% की हानि पर बेचा गया, और यदि यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री क्या होगा। तो 5,000 रुपया है, इसका 50% हानि 1/2, और इसके बाद 50% और हानि रहा तो 1/2। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 1,250 रुपया आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 20 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है। तो 20 ग्राम 20/1000 गुना 100 2% है। तो ध्यान रख लेंगे, आपका ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति 250 कुर्सियां बेची, उसमें से 50 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो 250 कुर्सियां बेचा, 50 को लाभ हुआ, तो सीपी कितना 200। तो 50 बटा लाभ बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा सीपी गुना 100 होता है। तो 50/200 गुना 100, आंसर आपका 25% आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। रवि ने 28% छूट देकर एक शर्ट बेचा जिस पर उसे 12% का लाभ हुआ। यदि वह अंकित मूल्य 224 रुपया है तो शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो 224 रुपया अंकित मूल्य है, उस पर इसने 28% का छूट दिया। तो 28% का छूट दिया तो आपका हो गया 28% का छूट देने के बाद 72। तो 72 18 के 72 यानी 18/25 हो जाएगा। होल वैल्यू सीधा ही रहेगा यहाँ। इसके बाद और उसके बाद 12% का लाभ हुआ तो 112, होल वैल्यू उल्टा कर दीजिए, 28/25 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 144 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 1 रुपया में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी 50% हानि उठाता है। यदि वह 1 रुपया में 2 वस्तु बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो एसपी माना 100, एसपी मान लीजिए 1/4, 1/4 50% यानी 1/4 बराबर 100% बराबर क्या हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 1/2 में खरीदा, 1/2 में बेचा, तो ना लाभ हुआ ना हानि। ठीक है, अगला प्रश्न है एक संख्या के 81% और 49% के बीच का अंतर कितना है। 768 रुपया है, तो संख्या का 48% क्या होगा। तो अंतर बोल रहा है तो 81% 81/100, 49% 49/100, बीच में माइनस, अंतर बोला 768 रुपया है। तो एक बराबर मान निकाल लीजिए 2400 रुपया। तो 2400 का 48% 1152 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। अगला प्रश्न है एक व्यापारी 540 रुपया में एक घड़ी, एक व्यापारी जो है 540 रुपया में एक घड़ी खरीदता है और इसे अंकित मूल्य पर इतना तय करता है कि 10% छूट देने के बाद भी 35% का लाभ हो जाए। तो 540 रुपया कीमत है, 10% छूट देगा, 9/10, होल वैल्यू उल्टा, तो 10/9, इसके बाद 35% का लाभ हो 135/100। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 810 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% व्यय करता है और शेष का बचत करता है। तो ये माना कि आय 100 रुपया है, उसमें 60% व्यय करता है। तो 60% व्यय करता है तो बचत कितना हुआ 40%। ठीक है, यदि आय में 20% बढ़ गया तो 20% यहाँ भी आय में बढ़ा दीजिए। तो 100 में 20 बढ़ा तो 120, और व्यय 20% कम गया तो व्यय 60 था, 20% कम गया तो 40। तो नया उसकी बचत क्या होगा, तो 120 में 40 घटा दीजिए, नया आय हो जाएगा, नया बचत हो जाएगा 80%। ठीक है, तो ये था आपका परसेंटेज से रिलेटेड आपका प्रश्न। आपको कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट करना ना भूलेंगे, बताएंगे आपको यह वीडियो कैसा लगता है। तो आपका आज का टॉपिक परसेंटेज का था हमारा। आपको यह टॉपिक कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।